Hello students, my name is Lalit Gautam and I welcome you all on this channel that is World Student Scope. हम कर रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और अपने लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि गॉस लॉ को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ. हमने गॉस लॉ को अप्लाई किया टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर और दूसरा हमने देखा इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट. दोनों ही यूनिफॉर्मली चार्ज होंगी. ओके, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. एक बार देख लेते हैं कि उनमें डिफरेंस क्या था. इनफाइनाइटली लॉन्ग अगर वायर होती है एंड दैट इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड तो उसकी कुछ ना कुछ लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी दैट इज लैम्डा और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू बी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. ओके, दिस वाज द फॉर्मूला. मतलब मेन चीज ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक वायर से किस तरह से वेरी करेगा डिस्टेंस के साथ में. इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. ओके, एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी कई बार बनते ही हैं. सो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एंड वी नो कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर यहाँ होता तो हम क्या लिख सकते थे उसे कांस्टेंट के, लेकिन यहाँ पर 2 है सो देयर इज वी कैन मेक चेंज. हम यहाँ पर लिख सकते हैं उसे 2k लैम्डा अपॉन आर. सो दोनों ही फॉर्मूलाज करेक्ट हैं, बस यहाँ पर k की वैल्यू डालो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो ऊपर वाला फॉर्मूला बन जाएगा. राइट. सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ वायर और ये वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग होगी यूनिफॉर्मली चार्ज होगी. ये दोनों बहुत ज़रूरी है, इसे चेक कर लेना कभी भी इस फॉर्मूला को यूज़ करने से पहले. सिमिलरली हमने कवर किया अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट है दैट इज ऑल्सो चार्ज, लेकिन अब जो चार्ज है वो सरफेस पर है. राइट, वो सरफेस पर है तो यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी यानी कि सिग्मा और वो यूनिफॉर्मली चार्ज है दैट मीन्स वो सरफेस चार्ज डेंसिटी हर जगह पर सेम है. ओके, अब यहाँ जो हमें रिजल्ट मिला वो बहुत सरप्राइजिंग था कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी ही नहीं करता डिस्टेंस के साथ में, चेंज नहीं होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जो हमने देखा वो कैसे आया कांस्टेंट और उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी सिग्मा यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. राइट, दिस वाज द रिजल्ट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. इसमें आर यानी कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन वो कहीं पर भी नहीं आ रहा है. सो दिस मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा. आप एक इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट से कितने भी डिस्टेंस पर है उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म ही होगा. हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगी. सो दिस मेथड इज यूज्ड टू जनरेट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, बट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये प्लेन शीट से स्टार्ट होकर कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाता रहेगा. ये कभी खत्म ही नहीं होगा. हम कितनी भी दूर चले जाएं इस शीट से हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही होगा. राइट, सो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक फिक्स रीजन में जनरेट करना है. अगर हम चाहते हैं कि जैसे ये जो बोर्ड है सिर्फ इतनी ही रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो क्योंकि बाकी तो हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है. राइट, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वेट अ मिनट, अब मैं इरेज कर देता हूं. सो वी डिस्कस कि हम क्या कर सकते हैं, 2 प्लेन शीट्स को हम यूज कर सकते हैं, शीट नंबर 1 और शीट नंबर 2. ठीक है, अब ये जो एक शीट है वो पॉजिटिवली चार्ज है विद चार्ज डेंसिटी सिग्मा और एक जो शीट है वो नेगेटिवली चार्ज है विद चार्ज डेंसिटी सिग्मा. दोनों की चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, एक पर पॉजिटिव चार्ज है एक पर नेगेटिव चार्ज है. सो अगर इस तरह की सिचुएशन होगी तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिर्फ बिटवीन द प्लेट्स होगा, इन दोनों प्लेट्स के बीच में ही होगा. अगर हम रीजन नंबर 1 या फिर रीजन नंबर 3 की बात करते हैं, दिस रीजन इज ऑब्वियसली रीजन नंबर 2. ओके, तो रीजन 1 और 3 के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, 0 होगा. ठीक है, आप देख सकते हैं कोई भी पॉइंट यहाँ पर इमेजिन करो, उस प्लेट नंबर 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर पॉजिटिव होगा, प्लेट नंबर 2 की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होगा, मतलब उसका इक्वल और ऑपोजिट होगा. दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0. डिस्टेंस की तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि डिस्टेंस ये कम है ये ज़्यादा है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू इनफाइनाइटली प्लेन शीट तो वहाँ पर डिस्टेंस आता ही नहीं है फॉर्मूले में. राइट, सो जो रीजन नंबर 2 है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. दैट्स इट. दिस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द रीजन क्योंकि सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इसकी वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट उसकी वजह से, दोनों की वजह से ऐड ऑन हो जाएगा सेम डायरेक्शन में. डायरेक्शन होगी फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट. ऑलराइट,
वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस मच, ये हम अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमें फिर से एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ ही पढ़ना है और हम देखेंगे एप्लीकेशन फॉर अ कंडक्टिंग चार्ज्ड स्फीयर। ठीक है, अब हम स्फीयर की बात करेंगे। अभी तक जो वायर थी दैट वाज इनफाइनाइटली लॉन्ग, जो प्लेन शीट थी दैट वाज आल्सो इनफाइनाइटली लॉन्ग, बट अभी हम एक स्फीयर की बात करेंगे। तो स्फीयर ऑब्वियसली इनफाइनाइटली लॉन्ग नहीं होगा, बट दैट स्फीयर इज कंडक्टिंग। आज के इस लेक्चर में हम कंडक्टिंग स्फीयर की बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर की ही बात करेंगे। ठीक है, सो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग बॉडीज में डिफरेंस क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं कि कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग बॉडीज में क्या डिफरेंस होगा। लेट्स से स्फीयर नंबर 1, जो ये स्फीयर नंबर 1 है ये कंडक्टिंग है, और जो स्फीयर नंबर 2 है दैट इज नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, दिस इज कंडक्टिंग एंड दिस इज नॉन कंडक्टिंग। तो अगर आप कंडक्टिंग बॉडी को कोई भी चार्ज देते हो, ठीक है, आपने उसको कुछ भी चार्ज रखा, आपने उसके बिल्कुल सेंटर में रख दिया, उसके बिल्कुल सेंटर में उस चार्ज को रखा, तो वो जो चार्ज है वो सेंटर में नहीं रहेगा, वो सारा का सारा चार्ज कहाँ अपीयर हो जाता है, सरफेस पर आ जाता है। ठीक है, कंडक्टिंग बॉडीज के केस में जो कंप्लीट चार्ज होता है वो सरफेस पर आ जाता है, बॉडी के अंदर वो नहीं रहेगा। ठीक है, ये जो स्फीयर है कैसा स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, ऐसा नहीं है कि जो इसका होलो स्फीयर नहीं है, दिस इज सॉलिड स्फीयर। तो हमने जैसे ही चार्ज को यहाँ रखा, सारा का सारा चार्ज कहाँ आ गया, सरफेस पर। और अगर ये होलो स्फीयर भी होता है ना, अगर ये होलो भी होता, उस टाइम पर भी अगर हम सेंटर में कोई चार्ज रख दें, एक पॉइंट चार्ज को रख देते हैं, तब भी सारा चार्ज जो है सरफेस पर ही आ जाएगा। वो भी हम देखेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर कि वो किस तरह से चार्ज अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। ओके, तो कंडक्टिंग बॉडी में कहने का मतलब ये है कि कोई भी चार्ज बॉडी के अंदर नहीं टिकता है, वो उसके सरफेस पर आ जाता है। ठीक है, सारा का सारा चार्ज, तो अंदर जो चार्ज है वो क्या होगा, जीरो होगा। बट अगर ये नॉन कंडक्टिंग बॉडी है, दिस बॉडी इज नॉन कंडक्टिंग, तो यहां क्या होगा, जो भी हम चार्ज रखेंगे, मान लो आपने कोई चार्ज यहां रख दिया, ठीक है, इसके किसी भी पॉइंट पे अंदर, तो ये यहीं रहेगा Q1। ठीक है, आपने कोई चार्ज यहां रख दिया तो वो वहीं रहेगा, जो चार्ज यहां पर रख दिया वो वहीं पर रहेगा, वो वहां से स्प्रेड नहीं कर पाएगा। Q1 वहां है, Q2 यहां है, Q3 यहां है, सो जो चार्ज यहां पर प्लेस किया वो वहीं पर है। अगर इस पूरे स्फीयर को हम यूनिफॉर्मली चार्ज करना चाहते हैं, हम उसकी चार्ज कहाँ, हम चार्ज सरफेस पर नहीं, हम उसकी वॉल्यूम में, अब ये जो चीज़ है वो क्या है, वॉल्यूम है। हम चाहते हैं कि जो चार्ज है वो वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो, ना कि सरफेस पर। ठीक है, जब सरफेस पर आ जाता है तब तो हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि सिग्मा। लेकिन अगर चार्ज पूरी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो अब हम क्या यूज़ करेंगे, रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम यूज़ कर पाएंगे। दिस पार्ट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ये है नॉन कंडक्टिंग बॉडीज के लिए। ओके, क्योंकि वो कंडक्ट नहीं करती है, तो जहां पर चार्ज रख दिया तो रख दिया, चार्ज स्प्रेड नहीं कर पाएगा। लेकिन कंडक्टिंग वाली जो बॉडीज होती हैं वो बड़ी फटाफट से क्या करती हैं, चार्ज को अपने सरफेस पर ले आती हैं। ऑलराइट, चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट। हमने कल ये कुछ स्टेप्स पढ़े थे, एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमें क्या करना है, किस तरह से गॉस लॉ को अप्लाई करना है। ओके, तो डिसाइड करनी है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बॉडी। सबसे पहला स्टेप तो यही है, एक आइडिया लगा लो बॉडी को देखकर कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। ओके, स्टेप नंबर 2 इज इमेजिन अ सुटेबल 3D गॉसियन सरफेस। एक 3D गॉसियन सरफेस इमेजिन करो उस बॉडी के अराउंड। ठीक है, गॉसियन सरफेस आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है, सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दैट। आपको वो 3 डायमेंशनल गॉसियन सरफेस इमेजिन करना है, बट वो सुटेबल होना चाहिए। सुटेबल वर्ड का मीनिंग हम देख चुके हैं कल के लेक्चर में। जैसे वायर के लिए हमें सिलेंडर ही इमेजिन करना पड़ता है, राइट, और अगर प्लेन शीट है तो हम सिलेंडर भी यूज कर सकते थे, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स, वो भी हम एक गॉसियन सरफेस बना सकते हैं। बस वो सुटेबल होना चाहिए, यानी कि हम उस पर आसानी से गॉस लॉ को अप्लाई कर सकें। थर्ड स्टेप इज अप्लाई गॉस लॉ। गॉस लॉ होता क्या है, गॉस लॉ सिर्फ यही कहता है कि जो फ्लक्स है, ठीक है, किसी भी सरफेस से जो फ्लक्स है वो क्या होगा, जितना भी चार्ज उसके अंदर है, यानी कि चार्ज इनसाइड या फिर इंक्लूडेड चार्ज, ओके, चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि फ्लक्स निकालने का एक इजी मेथड हमारे पास है गॉस लॉ की हेल्प से। ओके, स्टेप नंबर 4 इज डिवाइड 3D बॉडी इनटू सरफेस एरियाज। अब जो हमारी गॉसियन सरफेस है उसको हमने क्या कर देना, कुछ सरफेस एरियाज में डिवाइड कर देना है। जैसे हमने सिलेंडर को क्या किया था,
फ्लैट सरफेसेस अलग हो गए, उसका कर्व्ड सरफेस अलग हो गया। तो हमने 3 सरफेस एरियाज बना दिए, उसका टॉप, बॉटम और उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। और हमने हर एक पर क्या किया, फिर गॉस लॉ को अलग अलग अप्लाई किया, हर एक सरफेस पर अलग से अप्लाई किया। तो ये हमें करना होगा। अब हर एक सरफेस पर हमें चेक करना है एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर ए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल हमें चेक करना है, क्योंकि ये एंगल बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो 0 डिग्री है तो हमें पता है कि सारी की सारी फील्ड लाइंस वहाँ से पास हो रही हैं, ठीक है। अगर ये एक प्लेन है, ठीक है, दिस इज एरिया वेक्टर, अब इस प्लेन का एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में होगा। और लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री, राइट। तो और एक्चुअल में जो सारी फील्ड लाइंस है वो उस एरिया से पास कर रही हैं, तो यहाँ पर फ्लक्स नॉन जीरो है, ओके, जीरो नहीं है। लेकिन अगर ये एरिया कुछ ऐसे है और फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से पास कर जाती हैं, तो एरिया वेक्टर तो अभी भी वही है, फील्ड लाइंस यहाँ है, सो इस टाइम पर एंगल 90 डिग्री, यानी कि एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में हमें पता होना चाहिए, उससे हमारा बहुत सारा काम इजी हो जाएगा। स्टेप नंबर 5 इज रिमूव डॉट प्रोडक्ट। अब उस डॉट प्रोडक्ट को रिमूव कर दो जो हम वेक्टर ई डॉट ए या फिर वेक्टर ई डॉट डी एस जो भी आप लिखते हो उसको रिमूव कर दो, क्योंकि अब आपको एंगल्स पता है, ठीक है। स्टेप नंबर 6 एंड लास्ट स्टेप इज टेक ई, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कोशिश करो कि इंटीग्रेशन से हम बाहर ला सके। अब किसी भी चीज को इंटीग्रेशन से हम बाहर कब ला सकते हैं, अगर वो कांस्टेंट है, इफ इट इज कांस्टेंट एंड चेक देन सॉल्व, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो आप उसे इंटीग्रल से बाहर ला सकते हो और आगे का पार्ट हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो दीज आर स्टेप्स विच वी विल यूज टू अप्लाई गॉस लॉ, ओके, ऑल राइट। तो अब यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर की हम बात कर रहे हैं, ओके, देयर विल बी अ स्फीयर, और हम बात करें कंडक्टिंग स्फीयर की, राइट। अगर कंडक्टिंग स्फीयर है तो हमें पता है सभी जो चार्ज है, हम जो भी चार्ज सेंटर में दें या फिर कहीं पर भी दें, वो सारा का सारा चार्ज सरफेस पर अपीयर कर जाता है, राइट। सो लेट्स से दिस इज चार्ज ऑन द सरफेस, ओके। सो कुछ इस तरह से हमारा कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर नजर आएगा। ऑल द चार्ज विल बी ऑन सरफेस, उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। लेट्स से दिस चार्ज इज क्यू, और जिस स्फीयर की हम बात करें इसकी जो रेडियस है दैट इज कैपिटल आर, ओके। सो अब इस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है कि जो चार्ज कितने एरिया में डिवाइडेड है, राइट। तो वो चार्ज कितने एरिया में डिवाइडेड है, 4 पाई आर स्क्वायर, जितना सरफेस एरिया इस स्फीयर का है, यानी कि ये चार्ज 4 पाई आर स्क्वायर इतने एरिया में डिवाइडेड है, ओके। सो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि सिग्मा। तो सबसे पहली चीज तो ये होगी कि हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी पता है, सिग्मा इज क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ओके। अब हम डिसाइड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, जो कि हमारा स्टेप नंबर 1 था, जितने भी स्टेप्स हमने पढ़े, ठीक है। अगर कोई भी पॉइंट है जहां पर हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दिस इज आवर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, और हमें ये देखना है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। सो वी नो कि अगर स्फेरिकल चार्ज होता है, वैसे तो हम इस चीज को जानते भी हैं कि वो काइंड ऑफ एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, राइट। बट अभी हम जो रिजल्ट देखेंगे उससे हमें प्रूव भी हो जाएगा कि वो पॉइंट चार्ज की तरह एक्चुअली बिहेव करता है या फिर नहीं करता है, ओके। सो दिस इज पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमें पता है कि इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ ना कुछ रेडियली, यानी कि इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि हमने जो चार्ज माना है वो पॉजिटिव चार्ज है। सो रेडियली कैसा होना चाहिए, आउटवर्ड, ये डायरेक्शन होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, गॉसियन सरफेस इमेजिन करना होता है, 3 डायमेंशनल गॉसियन सरफेस, और वो कैसा होना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए। तो सुटेबल मींस कि वो पहली बात तो इस पॉइंट से पास करे और उसके ऊपर हम गॉस लॉ आसानी से अप्लाई कर सके। तो वो कैसा होगा, वो एक स्फीयर ही होगा, कुछ इस तरह से एक स्फीयर मानना पड़ेगा जो इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से पास करता हो, ठीक है। और इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का भी कुछ डिस्टेंस होगा, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज स्मॉल आर, ओके। तो ये जो स्मॉल आर है ये डिस्टेंस है बिटवीन सेंटर ऑफ द स्फीयर और इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के बीच में, ठीक है। और ये जो हमने माना है वो क्या माना है, गॉसियन सरफेस। तो हमें 1 बाय 1 बात करनी पड़ेगी। अगर ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बाहर है, जैसा कि अभी मैंने ड्रॉ किया है, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन अंदर भी तो हो सकता था, राइट।
वो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन अंदर भी हो सकता है और हो सकता है हम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन सरफेस के ऊपर ही लाई कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कैलकुलेट करना है वो तो कहीं पर भी हो सकता है ना, राइट। तो हमें हर तरह के पॉइंट के लिए आउटसाइड, इनसाइड एंड ऑन द सरफेस। अब आप बोलेंगे ऑन द सरफेस कैसे, सरफेस के ऊपर तो चार्ज है, बट हमने जो पढ़ा था कूलम्स लॉ में या फिर जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि पॉइंट चार्ज के लिए हम उस एग्जैक्टली चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन नहीं कर सकते। सो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नॉट डिफाइंड है। बट यहाँ पर क्या पॉइंट चार्ज है? नहीं है ना। दिस चार्ज इज नॉट पॉइंट चार्ज, ये कंटिन्यूअस चार्ज है। तो वहां पर हमारी बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। जैसे गॉसियन सरफेस कंटिन्यूअस चार्ज को तो कट भी कर सकती है, लेकिन पॉइंट चार्जेस को कभी वो कट नहीं कर सकती, डिस्क्रीट चार्जेस को। सिमिलरली यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्रीट चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं करते एग्जैक्टली उस पॉइंट पर, लेकिन यहाँ पर हम सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। अब ये हमारा डायग्राम रहेगा। ओके, दिस इज अवर स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर, तो सारा का सारा चार्ज सरफेस पर है। कैपिटल आर इज द रेडियस और ये है हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P। और उसका कितना डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, आई डोंट नो इफ दिस इज विजिबल टू यू, बट दिस डिस्टेंस इज स्मॉल r। ओके, ये डिस्टेंस स्मॉल r है जैसा अभी हमने पीछे कंसिडर किया था। एंड दिस सरफेस इज गॉसियन सरफेस एंड दिस इज सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। आई होप आपको सारी पिक्चर क्लियर है अभी तक जो हम बात कर रहे हैं। हमने देखा था कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे होनी चाहिए, रेडियली आउटवर्ड्स। सीधी सी बात है, रेडियली आउटवर्ड। और अगर हम एक छोटा सा सरफेस एरिया बनाएं इस पॉइंट के अराउंड, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी कुछ ऐसी ही होगी। हमने पढ़ा था एरिया वेक्टर कैसा होता है, हमेशा जो सरफेस होता है उसके बाहर की तरफ, और कैसे, परपेंडिकुलर होता है। तो ये परपेंडिकुलर भी है। तो अब ऐसी सिचुएशन में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है? ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल है। एंगल कितना है? 0 डिग्री, राइट। दिस एंगल इज 0 डिग्री। और कोस, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में क्या यूज होता है, कोस थीटा, तो कोस 0 डिग्री पर कितना होता है? 1 होता है, राइट। तो यहां पर सीधे देखकर भी पता लग रहा है यार कि यहां पर इस गॉसियन सरफेस से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पास करने वाली हैं, है ना। जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से होंगी वो सब इस गॉसियन सरफेस से पास करेंगी। तो यहां पर फ्लक्स 0 तो किसी भी तरह से नहीं आ सकता है, राइट। तो चलिए अब हम अप्लाई करते हैं। लेट्स अप्लाई गॉस लॉ, जो कि हमारा 3rd या 4th स्टेप था, व्हाटएवर। अब हमें गॉस लॉ को अप्लाई करना है। गॉस लॉ बात करता है फ्लक्स के बारे में। ओके, फ्लक्स की जो ओरिजिनल डेफिनेशन है वो ये है कि क्लोज्ड इंटेग्रल हमें, ठीक है, क्योंकि हम सरफेस पर करते हैं, किसी भी क्लोज सरफेस पर, वेक्टर E डॉट ds, ये भी एक वेक्टर है, दोनों ही वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज इंक्लूडेड। जितना भी चार्ज अंदर आ गया, ठीक है। तो अभी हमने लास्ट में बात की थी कि जो ये अगर चार्ज Q है तो ये कितने एरिया में डिवाइडेड है, 4 पाई कैपिटल R मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए, बिकॉज दिस रेडियस इज कैपिटल R, तो R स्क्वेयर, और ये होगी हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ठीक है। सो Q अपॉन 4 पाई R स्क्वेयर, ये है चार्ज Q, 4 पाई R स्क्वेयर एरिया में डिवाइडेड है, सो वहाँ से सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हम उसे लिख सकते हैं। सो Q इज द चार्ज, क्योंकि इस गॉसियन सरफेस में वो सारा चार्ज इंक्लूडेड है, ऑलराइट। तो वेक्टर E डॉट ds, अब हमें पता है कि दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है और cos 0 डिग्री पर 1 होता है, तो हमें डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर रिमूव कर देना चाहिए। ओके, इंटेग्रल अभी भी रहेगा, डॉट प्रोडक्ट हटा दिया तो फिर वेक्टर नोटेशन भी हम हटा देते हैं, राइट। E ds इंटू क्या करेंगे, cos 0, और हमें पता है cos 0 डिग्री पर 1 होता है। दिस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कांस्टेंट। ओके, अभी जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन अभी तक तो बाहर ही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर सेम होगा। ये मैग्नीट्यूड है, राइट। अब वेक्टर फॉर्म से तो हम आगे आ चुके हैं ना, दिस इज जस्ट मैग्नीट्यूड, और ये कांस्टेंट है इस कंप्लीट सरफेस पर। अगर इस सरफेस पर कंप्लीट ये कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली बात है इस कांस्टेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन इस सरफेस के लिए ही किया जा रहा है ना। तो इस कांस्टेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं। दिस विल बिकम E, इंटेग्रल हो जाएगा सिर्फ ds का, क्योंकि cos 0 भी 1 होता है, इज इक्वल टू
Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऑलराइट, तो ये आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट था, ds का हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यानी कि छोटे छोटे सरफेस एरियाज, एंड दिस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, और ये जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है आउटसाइड द स्फीयर लाई कर रहे हैं। हम फर्स्ट केस को स्टडी कर रहे हैं व्हेन पॉइंट लाइज आउटसाइड द स्फीयर। ओके, सो व्हेन पॉइंट लाइज आउटसाइड द स्फीयर, उस टाइम पर ये जो गॉसियन सरफेस का अभी छोटे छोटे सरफेस एरियाज जब ऐड होंगे तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन क्या होगा, इस बड़े वाले स्फीयर का सरफेस एरिया, और वो क्या होगा 4 पाई इस छोटे वाली रेडियस का स्क्वायर, क्योंकि दिस रेडियस इज स्मॉल r, तो 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर। तो बस हमें यही करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम बाहर निकाल चुके हैं इंटीग्रेशन से, ठीक है। दिस इज इंटेग्रल ds का, एंड इट इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो इंटीग्रेशन है ये होगा 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम Q अपॉन, अब ये जो चीज़ है सारी राइट साइड में ले आएंगे बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। ओके, सो इट विल बिकम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं इसके साथ ही लिख देता हूँ क्योंकि मुझे पता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट बनाता है हमारा, एंड दिस इज r स्क्वायर। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या होता है कांस्टेंट K, दिस इज Q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। सो इसे देखकर आपको कुछ याद आया, KQ अपॉन r स्क्वायर। अरे ये तो ये वही फॉर्मूला है अगर हमारा चार्ज किसी पॉइंट पर लोकेटेड है, एक पॉइंट पर लोकेटेड है और उस पॉइंट से स्मॉल r डिस्टेंस अवे मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, राइट। और मैं यहां पर देखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही होगा KQ अपॉन दिस डिस्टेंस स्मॉल r का स्क्वायर, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर, हम किसकी बात कर रहे हैं, कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर की। और अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन उसके बाहर लाई करता है तो हम ये कह सकते हैं कि वो जितना भी चार्ज सरफेस पर है उसे हम कहाँ इमेजिन कर सकते हैं, एक पॉइंट पर, उसके सेंटर पर हम उसे इमेजिन कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ से तो यही कंक्लूजन निकल रहा है कि ये जो सारा चार्ज सरफेस पर था इसको इमेजिन कर लो कि बस ये सेंटर पर है, ऑलराइट, ये हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो अब इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है KQ अपॉन r स्क्वायर, जो कि हमारा रिजल्ट भी है KQ अपॉन r स्क्वायर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप किसी भी फॉर्म में इसे याद रख सकते हैं। याद तो क्या रखना है, आप इस फैक्ट को याद रखें कि अगर एक कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बाहर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप वैसे ही उस सारे के सारे चार्ज को सेंटर पर इमेजिन कर सकते हैं। ओके, आई एम इरेजिंग दिस पार्ट, सो यू विल राइट इन कंडक्टिंग, इसको एन कर लेंगे, कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर in a conducting charge sphere all the charge on surface can be assumed as point charge located at center। और ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं, कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के लिए, जब हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहां लाई करता है, आउटसाइड द स्फीयर। आई होप आपको क्लियर है। इन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर ऑल द चार्ज ऑन सरफेस कैन बी अज्यूम्ड एज पॉइंट चार्ज, जो कहां लोकेटेड होगा, सेंटर पर लोकेटेड होगा, ठीक है। और कब, जब हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन आउटसाइड द स्फीयर लाई करता है। ओके, और तो आपको कुछ भी याद नहीं करना, पॉइंट चार्ज के लिए आपको पता ही है KQ अपॉन r स्क्वायर होता है। सो वही फॉर्मूला हमें यूज करना है यहाँ पर, ठीक है। नाउ वी विल सी इनसाइड इफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लाइज इनसाइड द स्फीयर। ओके, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन अंदर है, नाउ दिस इज आवर
स्फीयर, ठीक है, जो चार्ज स्फीयर था। अब सारा का सारा जो चार्ज है वो तो सरफेस पर है, तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। अब ये आपको पहले से पता भी होगा आई गेस, या फिर आपने आइडिया लगा लिया होगा कि अगर सारा का सारा चार्ज सरफेस पर है और अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन अंदर है, तो फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों होगा। अब ये सेंटर है O, ठीक है, दिस इज कैपिटल R जो स्फीयर की रेडियस है, एंड दिस इज स्मॉल r, सेंटर और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के बीच में डिफरेंस। तो हमें क्या करनी होती है, एक गॉसियन सरफेस बना लेनी होती है, और वो गॉसियन सरफेस क्या करे, इस पॉइंट P से पास करे। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि वो इस पॉइंट से पास करे, वो सुटेबल गॉसियन सरफेस होनी चाहिए। तो स्फीयर के केस में तो वो स्फीयर ही माननी पड़ेगी हमें, सही बात है। अब इस गॉसियन सरफेस पर हमें क्या करना है, अपना गॉस लॉ अप्लाई करना है। गॉस लॉ कहता है कि जो फ्लक्स है वो होता है 1/ε0 टाइम्स ऑफ इंक्लूडेड चार्ज, जितना भी चार्ज उसके अंदर आ गया, और उसकी ओरिजिनल डेफिनेशन कहती है कि दिस इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई, ठीक है, वेक्टर ई डॉट ds। ये उसकी ओरिजिनल डेफिनेशन है फ्लक्स की, और ये हमें गॉस लॉ से पता है। सो वी नो कि ये जो चार्ज है दिस इज q इनसाइड, इनसाइड क्या, इनसाइड द गॉसियन सरफेस, जितना भी चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर अगर आया है। अब इसके अंदर तो कोई भी चार्ज नहीं आया, सो दिस साइड विल ऑब्वियसली बी 0, ठीक है, क्योंकि अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, सीधी सी बात है। और अगर हम सोचें इस स्फीयर पर, क्योंकि सभी पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम है, तो वही बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा, उसे बाहर निकाल लो, या फिर सीधी जो एरिया है, अब इसका एरिया तो 0 नहीं है, ऑब्वियस बात है, एरिया की वजह से तो ये रिजल्ट 0 नहीं आ सकता। यहाँ पर क्या चीज़ है, लेफ्ट हैंड साइड में तो यही है ना, वेक्टर ई डॉट ds, ठीक है। ds का मीनिंग है एरिया, एरिया की वजह से तो ये राइट साइड कभी भी 0 नहीं बन सकती। किसकी वजह से 0 हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। सो वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, और हम इनसाइड किसकी बात कर रहे हैं, एक कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज ऑलवेज 0, और आउटसाइड वो कैसा रिजल्ट फॉलो करता है, जैसा एक पॉइंट चार्ज के लिए होता है। नाउ व्हाट इफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लाइज ऑन द स्फीयर, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें आउटसाइड द स्फीयर अगर हमें देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, तो वहां पर हो जाता है KQ अपॉन में स्मॉल r स्क्वायर। अब हमें बात यह करनी थी कि अगर वो पॉइंट ऑन द सरफेस लाई करता है, राइट, अगर ऑन द सरफेस लाई करता है उसका मीनिंग ये है कि जो स्मॉल r डिस्टेंस है वो कितना रह गया है, सेंटर के बीच में और उस पॉइंट के बीच में, वो कैपिटल R के इक्वल हो गया, ठीक है। स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, बिकॉज ये हमारा स्फीयर है, ठीक है, एंड ये हम मान रहे थे कि स्मॉल r डिस्टेंस है, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन स्फीयर के ऊपर ही आ जाए, राइट, तो जब ये यहाँ आ जाएगा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, एट दैट टाइम दिस डिस्टेंस विल बी कैपिटल R। तो मैं कह सकता हूँ कि जो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, राइट, और हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, KQ अपॉन स्मॉल r को हम रिप्लेस कर देंगे कैपिटल R से, एंड इट विल बी कैपिटल R स्क्वायर। तो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड KQ अपॉन R स्क्वायर, और इनसाइड सॉरी ऑन द सरफेस KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, यानी कि जो रेडियस ऑफ स्फीयर है उसी का हम स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद में हमें क्या देखना है, इनसाइड, इनसाइड वी ऑलरेडी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज 0, क्योंकि अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, हम कंडक्टिंग स्फीयर की बात कर रहे हैं, सारा का सारा जो चार्ज है वो कहाँ पर है, सरफेस पर है, राइट। सो अंदर कोई चार्ज नहीं है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अंदर 0 होगा। सो नाउ वी नो दीज 3 आर द केसेस। ओवरऑल हम यही कह सकते हैं कि जब हम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बाहर लाई करता है तो हम सारा चार्ज सेंटर पर इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है, यहीं पर इमेजिन कर लेंगे, और वो कैसे बिहेव करेगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। अगर हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन सरफेस पर ही आ जाता है उस टाइम पर भी कोई दिक्कत नहीं है, ये डिस्टेंस कैपिटल R है सेंटर के बीच में, तब भी आप इमेजिन कर सकते हो, जो हमारी एजम्पशन है वो तब भी वैलिड है कि हम सारा चार्ज जो Q है वो कहाँ पर मान रहे हैं, सेंटर पर ही मान रहे हैं, एक पॉइंट चार्ज की तरह, और फॉर्मूला है KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसे हम स्फीयर के अंदर आ जाते हैं तब हम ये एज्यूम नहीं कर सकते कि सारा चार्ज सेंटर पर है, नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली सारा चार्ज सेंटर पर है तो नहीं, वो सिर्फ रिजल्ट वैसा दे रहा था, ऑब्वियसली बात है, सारा का सारा चार्ज सिर्फ सरफेस पर है। ऑलराइट, सो दीज आर 3 केसेस। अब इसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E
एंड दिस डिस्टेंस स्मॉल आर, ओके, इस डिस्टेंस स्मॉल आर के बीच में, यहाँ पर ये स्मॉल आर क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर मान लेते हैं, अब 0 मतलब जब ये बिल्कुल सेंटर पर ही हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उस टाइम पर ये स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर कैपिटल आर यानी कि सरफेस पर, और उससे भी आगे अगर हम गए तो यानी कि हम बाहर निकल गए हैं आउटसाइड द स्फीयर, यानी कि ये वाला जो केस हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि 0 से लेकर कैपिटल आर, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है या फिर ये रीजन है, ये स्फीयर के हम अंदर ही है, और स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है, ठीक है। तो हमारा जो ग्राफ है, लेट मी चूज अ डिफरेंट कलर फॉर दिस, ओके। तो यहां से लेकर यहां तक कैपिटल आर तक जब तक हम पहुंचते हैं, ये क्या होना चाहिए, 0 ही शो करना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी 0, ठीक है। उसके बाद में जैसे हम कैपिटल आर पर पहुंच रहे हैं, तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जा रहा है, के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। लेट्स से ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू यहां कहीं लाई करती है, ओके। ये वैल्यू क्या है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू एकदम से कहां राइज कर जाएगी, यहां पर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 से लेकर कैपिटल आर, जब तक हमारा डिस्टेंस कैपिटल आर से कम है तब तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। जैसे ही डिस्टेंस कैपिटल आर हुआ, यानी कि हमारा पॉइंट कहां पर आ गया, सरफेस पर ही है, सरफेस के ऊपर लाई कर रहे हैं, तब हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और उसके आगे हमारा ये फॉर्मूला फॉलो होगा, क्योंकि उसके आगे क्या है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बाहर दूर दूर जाता रहेगा। सो उस टाइम पर डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और कैसे डिक्रीज करेगा, आर का स्क्वायर है, ठीक है। तो वो पैराबोलिकली डिक्रीज करेगा, कुछ पैराबोलिकली तो नहीं, सॉरी, बट ये कर्व की तरह ऐसे डिक्रीज करेगा, कुछ ऐसे, बिकॉज ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत जल्दी से डिक्रीज करेगा आर स्क्वायर के साथ में, बिकॉज आर का स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है। सो कुछ इस तरह से ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्मॉल आर। आर इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड द सेंटर ऑफ स्फीयर। ऑलराइट, सो आई होप ये क्लियर है आपको। कई बार ये ग्राफ भी हमें ड्रॉ करना या फिर एक्सप्लेन करना आ जाता है, तो इसके बेसिस पर हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वॉज 0, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर होगा, ये मैक्सिमम होगा। आप ये चीज़ भी नोट करिए यहाँ पर कि ये जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम है। अब क्वेश्चन ये पूछ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ मैक्सिमम कहाँ होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम सरफेस पर ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम सरफेस पर होगा, क्योंकि उससे अगर हम दूर जा रहे हैं, ठीक है, उससे अगर हम आगे जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा, बिकॉज डिनोमिनेटर विल इंक्रीज ऑब्वियसली, ठीक है। सो दिस इज मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, जो कि अंदर है, स्फीयर के अंदर मिनिमम है, और बाहर आउटसाइड द स्फीयर कुछ भी वैल्यू होगी ऑब्वियसली मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में, 0 और इस वैल्यू के बीच में ही कहीं वो लाई करेगा। ओके, क्लियर है ये चीज़। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने डिस्कस किया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। जब चार्ज सरफेस पर नहीं आएगा, चार्ज कहाँ होगा, पूरी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और हम क्या यूज़ करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को यूज़ करेंगे, हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को यूज़ नहीं करेंगे। यूज़ तो हमने इसमें भी नहीं किया, बट हम कर सकते हैं। हमें पता है कि चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी थी यहाँ पर सिग्मा, और हम एरिया से डिवाइड कर रहे थे क्योंकि जो चार्ज था वो सिर्फ एरिया में था। कल को जब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होगा तो वो वॉल्यूम में होगा, हम चार्ज को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे एंड दैट विल बी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सो कीप वॉचिंग आवर लेक्चर्स। थैंक यू एंड टेक केयर।